हेलो लिसनर्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में जो है मनी इज इमेजिनरी। ये टॉपिक बेसिकली हमें बताता है कि अब हमारे कंट्री में डिपॉजिट्स कंटिन्यूसली कम होते चले आ रहे हैं। व्हाट आर डिपॉजिट्स? डिपॉजिट्स आर बेसिकली जो हम लोग अपने पैसे अकाउंट्स में जमा करवाते हैं, दैट इज जो हम अपने पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग बैंक डिपॉजिट्स। अब आरबीआई का कहना है कि कंटिन्यूसली जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास वो कम होते चले जा रहे हैं। और सेम स्टेटमेंट अरुंधति भट्टाचार्य जो फॉर्मर हेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उनने भी अपने एक इंटरव्यू में इसी टॉपिक के बारे में बात किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बैंक डिपॉजिट्स कंटिन्यूसली कम होते चले जा रहे हैं। मतलब लोग अब कम प्रेफर कर रहे हैं अपने अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना। इंस्टेड बेसिकली अब लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करें और कैपिटल मार्केट्स में पैसा डालें। तो आखिर ऐसा क्यों माइंडसेट चेंज हो रहा है जिसमें बैंक डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं और मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है? तो सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि जब भी हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, दैट इज हम लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवाते हैं, तो हम लोगों को जो इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स। सेकंड थिंग, जिस तरीके से हमारे इंडिया की कैपिटल मार्केट ग्रो कर रही है, तो ये क्लियर साइन है कि हमारे शेयर्स के प्राइजेस भी बढ़ सकते हैं एंड हमारा मनी कैपिटल ग्रो कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि अब की जो जनरेशन है, जो बेसिकली यंगर जनरेशन है, वो ज्यादा कैपिटल मार्केट्स की तरफ जाना चाह रही है। दैट इज वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि बैंक में डिपॉजिट्स ना रख के ये पैसे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब अगर देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसमें आप बैंक्स में अपने पैसे कम रख रहे हैं और आप कैपिटल मार्केट में, दैट इज शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे रख रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका अल्टीमेटली होने क्या वाला है? फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन लेते हैं कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स में या तो म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, अगर आप लोगों को शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, इसका ये मतलब है कि आप लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में कम पैसे रख रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास से 1 लाख रुपए हैं, मैं या तो इन 1 लाख रुपए को अपने पास कैश में रख लूँ घर पे, या तो इन 1 लाख रुपए को मैं बैंक में जमा कर दूँ बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में, या तो इन 1 लाख रुपीज़ को मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ। तो अल्टीमेटली अगर एक पर्सन जो शेयर मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये पैसा उसके अकाउंट से जा रहा है म्यूचुअल फंड्स अकाउंट में। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? म्यूचुअल फंड कंपनी में बेसिकली फंड मैनेजर्स होते हैं। इन फंड मैनेजर्स का बेसिकली काम होता है कि आपके बिहाफ में शेयर्स परचेज करें। तो अब ये म्यूचुअल फंड्स वाले स्टॉक्स खरीदेंगे, तो मतलब अब मनी मूव कर रहा है हमारा म्यूचुअल फंड अकाउंट से बेसिकली शेयर मार्केट्स में, दैट इज शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं जो एक फंड मैनेजर बाय कर रहा है। तो मतलब ये पैसा अब म्यूचुअल फंड वालों से शेयर मार्केट में पहुंच चुका है, दैट इज जो भी स्टॉक सेल कर रहा होगा अब ये उसके अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है। तो मतलब घूम फिर के ये पैसा तो रहेगा बैंकिंग यूनिट में ही। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। जब भी आप के पास अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं, जब ये आप पैसा किसी और को ट्रांसफर करते हो, आप कैश नहीं विड्रॉ करते हो, लेकिन आप ये पैसा किसी को ट्रांसफर करते हो, तो मतलब ये पैसा अब आपके अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो चुका है, जिसको भी आपने ट्रांसफर किया। तो उसमें बैंक के पास तो पैसा रहा, दैट इज बैंकिंग सिस्टम में ये पैसा ही है जो रिवॉल्व होता चले आ रहा है। आज आपके अकाउंट में था, कल किसी और के अकाउंट में। मतलब ये पैसा कैश विड्रॉ नहीं हो रहा है, ये बैंकिंग सिस्टम के पास में ये बस एक प्लस हो जा रहा है और एक माइनस हो जा रहा है। प्लस कौन हो रहा है? जिसको ये पैसा रिसीव हुआ, और माइनस किसको हुआ? जिसके अकाउंट से ये पैसे कटे। अगर आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या तो म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली इस सिचुएशन में भी म्यूचुअल फंड अकाउंट से ये पैसा जा रहा है बेसिकली फंड मैनेजर के पास, जो इन शेयर्स को परचेज करेगा। तो फिर से ये मनी एक बैंकिंग सिस्टम में ही है, बस ये अब आपके अकाउंट में नहीं है, अब ये किसी दूसरे के अकाउंट में पहुंच चुका है। सो इवन दो अगर पीपल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बैंक्स में, बैंक में अपना पैसा नहीं रख रहे हैं, फिर भी ये पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास है। तो मतलब एक का पैसा जो वो किसी को ट्रांसफर कर रहा है वो किसी दूसरे के अकाउंट में पहुंच जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि बैंक किस तरीके से वर्क करते हैं इन पैसों के साथ, तो सिचुएशन बेसिकली ये है। अगर बैंक को कोई भी लोन देना है, तो बैंक के पास बेसिकली कोई हैंड बैग ऑफ कैश नहीं लेकर आता, जो बेसिकली वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है और कह रहा है कि आप ये किसी को भी लोन दे दो। जैसे अगर आप एक बैंक हो, आपके पास कोई कस्टमर आया, जिस कस्टमर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट थे, तो जनरली क्या होता था कि जब ये डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक इन पैसों में से कुछ रिजर्व अपने पास रखता था और बाकी पैसों को लेंड आउट कर देता था, दैट इज दूसरों को, बोरोवर्स को लोन दे देता था। अब बैंक क्या कर रहा है? आप म्यूचुअल फंड अकाउंट में अपने पैसे रख रहे हैं, इस म्यूचुअल फंड अकाउंट के बेसिस के थ्रू आपका फंड मैनेजर या तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हैं वो शेयर्स परचेज कर रहे हैं। फिर इस शेयर्स को परचेज करने के लिए पूरा बैंकिंग यूनिट ही बेसिकली यूज हो रहा है, जिसमें जो भी शेयर सेल कर रहा है उसके अकाउंट में ये पैसे पहुंच जा रहे हैं। तो रहे ये पैसे बैंक के पास ही, तो बैंक क्या करेगा? हर लोन जब भी वो देता है एक नया डिपॉजिट क्रिएट करता है। मतलब अगर मैं आज 1 लाख रुपीज बैंक में जाके जमा करता हूँ, तो बैंक क्या करेगा? इसका 20% रिजर्व रखेगा अपने पास।
क्यों रखेगा 20%? कि अचानक अगर कस्टमर आ जाता है तो उसके लिए कुछ पैसा होना चाहिए जो उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउ करें। तो 1 लाख का 20%, दैट इज 20,000 रुपीज रिजर्व रखा रहता है बैंक के पास। रिमेनिंग 80% विच इज 80,000 बैंक इसको लोन दे देता है। जब बैंक ये 80,000 को लोन देता है तो मतलब अगर मैं वो कस्टमर हूँ या तो मैं वो बोरोवर हूँ जिसने लोन लिया है 80,000 का, मैं इन पैसों को विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन पैसों को यूज कर रहा हूँ किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर करने के लिए जिसको मुझे पे करने हैं। तो मतलब अगर मुझे ये अमाउंट आपको पे करना है तो मतलब मैंने ये अमाउंट बैंक से लोन लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो मतलब अब एक नया डिपॉजिट क्रिएट हो चुका है, जो आपके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो एक नया डिपॉजिट है जो लोन के थ्रू बना गया। अब बैंक फिर से यही स्कीम यूज करते हैं। 80,000 रुपीज जो बैंक ने लोन दिया, जो अब किसी और के अकाउंट में जाके डिपॉजिट बन चुका है, मेरे अकाउंट से माइनस हुआ, लोन अकाउंट से आपके अकाउंट में प्लस हो गया है, आपके लिए वो डिपॉजिट बन चुका है। 80,000 का नया डिपॉजिट आपके अकाउंट में जो आया है, इसका फिर से बैंक 20% मेंटेन करेगा लिक्विडिटी के लिए, रिजर्व्स के लिए। 80,000 का 20% इज 16,000। रिमेनिंग जो पैसा है, अब बैंक क्या करेगा, इस 64,000 को फिर से किसी को लेंड आउट कर देगा, राइट। तो बेसिकली जब भी बैंक कुछ लोन दे रहा है वो किसी नए डिपॉजिट्स का एक पार्ट बनते चले जा रहे हैं। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, आरबीआई ने बेसिकली रूल सेट करके रखे हैं कि बैंक एक सर्टेन परसेंटेज ही टोटल एसेट्स के अपने लेंड कर सकते हैं लोन के लिए, और उनको अपना कुछ कैश अलग रखना पड़ेगा आरबीआई के साथ, और खुद के पास भी कुछ रखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, जो एक बैंक को डिपॉजिट्स का एक पार्ट ऑफ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखना है, विच इज आरबीआई इन अवर कंट्री। एसएलआर एक पार्ट ऑफ डिपॉजिट का इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना है कमर्शियल बैंक को अपने पास, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई कस्टमर डिपॉजिट करने आएगा उसका कुछ पोर्शन हम लोग रिजर्व रखेंगे, दैट इज 20%, और बाकी लोन दे देंगे। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक कस्टमर से बेसिकली पैसे बोलते हैं कि आप अकाउंट में जमा करके रखिए। कस्टमर जब सेविंग्स अकाउंट के थ्रू पैसा रखता है अपने अकाउंट पर, ये बैंक के लिए सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है। क्यों? अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 3% पर एनम। ये पैसा आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपके पास एक लिक्विडिटी है, जब आप चाहें वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बैंक जनरली इन डिपॉजिट्स का सिर्फ 20% अपने पास रख के बैठा होता है और 80% वो लोन दे के बैठा होता है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि सेविंग्स अकाउंट में बैंक ने आपको दिए 3%, लेकिन आप लोगों को भी पता है जब बैंक लोन देता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ने 13% पे लोन किसी को दिया, 13% पे बैंक लोन दे रहा है आपके पैसों का जो आपने डिपॉजिट करवाए हैं, तो मतलब बैंक उनसे चार्ज करेगा 13% और हमें उन पैसों पे दे रहा है 3%। तो जो रिमेनिंग बेसिकली बैलेंस है 13% माइनस 3% जो बैंक ने हम लोगों को दिया इंटरेस्ट, दैट इज 10%, वो बैंक की कमाई होती है। तो बैंक के लिए सबसे चीपेस्ट सोर्स है सेविंग्स अकाउंट में जो भी आप पैसे रखवा रहे हैं वो 3% आपको देगा, रिमेनिंग लैंड आउट कर देगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखवाते हैं तो बैंक आपको उसमें माइट बी पॉसिबल 6% देगा एंड रिमेनिंग लैंड आउट कर देगा। तो मतलब 13% लोन पे बैंक ने चार्ज किया बोरोवर से और 6% आपको दिया। तो फिर भी अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो बैंक अभी भी 13 - 6, बैंक अभी भी 7% प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। लेकिन जब लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में इतने पैसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो अब ये बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है कि वो फिक्स डिपॉजिट्स वाले पैसों को यूटिलाइज करके लोगों को लोन दे रहे हैं। लेकिन सिचुएशन तब बैंक के लिए ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आप लोग अपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे रखते हैं, जिससे फंड मैनेजर शेयर्स परचेज करता है कस्टमर के बिहाफ में। जो भी आपको शेयर्स बेच रहा है उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं उसने जितने शेयर्स बेचे, फिर ये पैसों को सेम तरीके से यूटिलाइज किया जाता है जिस तरीके से बैंक सेविंग्स अकाउंट के पैसों को यूटिलाइज करता था, राइट। मनी अगर देखा जाए डिसअपियर नहीं हो रहा है बैंकिंग सिस्टम से, लेकिन बस बैंक के पास अब फंड्स नहीं है जो वो लैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक के पास पहले पैसे आते थे जो थे सेविंग्स डिपॉजिट्स के थ्रू, लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे मेंटेन करते थे और बैंक उसको इजीली लोन आउट कर देते थे। लेकिन अब बैंक लोन तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन बैंक के पास नए डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो माइट भी पॉसिबल एक सिचुएशन ऐसी है जब नया पैसा बैंक के पास आता ही नहीं है और बैंक एग्जिस्टिंग पैसों से ही बस लोन पे लोन देता चले आ रहा है। तो इसलिए अब ज़रूरत है कि लोग इन्वेस्ट करें और बैंक्स में पैसे इन्वेस्ट करें, दैट इज बैंक में अपने डिपॉजिट्स रखवाएं। अगर कंटिन्यूसली पब्लिक इन्वेस्ट ही करती रह गई तो ये बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सोर्स हो जाएगा लोन देने के लिए कस्टमर्स को। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आज पढ़ा कि इंडियंस अब स्मार्ट इन्वेस्टर्स बन गए हैं, जिसमें अब वो समझ चुके हैं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख के इतना इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, ना फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे रख के इतना इंटरेस्ट मिल सकता है जितना रिटर्न एक शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। इसलिए अब बैंक्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि बैंक्स को अब एक्सपेंसिव सोर्स यूज करने पड़ रहे हैं लोन देने के लिए।
लोन कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, लेकिन जितने डिपॉजिट्स आने चाहिए वो कंटिन्यूसली फॉल होते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए। अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ आते हैं। सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा कि हमारे कंट्री में स्लो डाउन क्यों हो रहे हैं पर्सनल लोन्स। तो बेसिकली अगर पर्सनल लोन्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बेसिकली निकालते हैं बुलेटिन, जिसमें उन्होंने सितंबर बुलेटिन में बात करी है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन फेस कर रहे हैं, स्पेशली पर्सनल लोन्स में और अनसिक्योर्ड लोन्स में। तो अब अगर देखा जाए कि अनसिक्योर्ड लोन होते क्या हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन आर बेसिकली दोज लोन्स जिसमें बैंक कोई गारंटी या तो कुछ कोलेटरल नहीं रखवाता है और वो लोन दे देता है, राइट। तो अब आरबीआई चाहती है, दैट इज हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक चाहती है कि कंट्री में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या तो जो बैंक्स हैं उनके एनपीए कंटिन्यूसली रिड्यूस हो। और व्हाट आर एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर आप चाहते हो कि आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो, मतलब जितनों ने भी लोगों ने लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं और आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो बैंक्स, दैट इज आरबीआई ने बोल के रखा है बैंक्स को कि आप अब अनसिक्योर्ड लोन को थोड़ा कम दीजिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में आप लोग कुछ सिक्योरिटीज रखवा नहीं रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स के टाइम पे सिक्योरिटी जब आप नहीं रखवा रहे हैं तो अगर कस्टमर रीपे नहीं कर पा रहा है तो बेसिकली एक बैंक का बहुत बड़ा लॉस है इन पैसों को रिकवर करने में। और अगर देखा जाए तो अनसिक्योर्ड लोन्स सिर्फ बैंकिंग यूनिट में बात करें तो 26% थे जो बैंक्स देते थे या तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज देती थी। तो मतलब अब उनका 26% लोन जो जाता था अब वो कम हो जाएगा, राइट। आरबीआई ने बोल के रखा है कि आपको अनसिक्योर्ड लोन्स कम देने हैं, पर्सनल लोन्स कम देने हैं। अगर एनबीएफसी ये फॉलो करता है डिसीजन आरबीआई का, जो करना ही पड़ेगा, तो मतलब उनका 26% बिजनेस जो चलता था अनसिक्योर्ड लोन से वो भी बंद हो जाएगा। और ये स्लो डाउन सिर्फ स्मॉल और ग्रेजुअल लोगों के लिए नहीं, लेकिन एनबीएफसीज जो मिडिल टायर में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी हो रहा है, जिसमें उनका ईयर टू ईयर अनसिक्योर्ड लोन 50% से सिर्फ 10% हो गया है। जितना वो लोन देते थे उसका 10% ही अब वो सिर्फ दे पा रहे हैं। अब एक और कंटेक्स्ट इसमें यह है कि अगर एनबीएफसी 1000 करोड़ के एसेट्स अपने पास रखते हैं तो उन्हीं को अलाउड है कि वो ऐसे लोन्स दे सकते हैं, लेकिन जो स्मॉलर एनबीएफसीज हैं वो इतने रेगुलेटेड नहीं हैं जितने आरबीआई बेसिकली बाकियों को करती है। तो वो फिर भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं लोन देने के लिए, लेकिन अगेन बैंक चाहती है, दैट इज आरबीआई चाहती है कि अब अनसिक्योर्ड लोन्स कम जाएं, तो अब उनको भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ रहा है। तो बैंक हो गया चाहे फिनटेक्स हो गई कंपनी, ये सब स्लो डाउन कर रही है। पर्सनल लोन्स जो ग्रो कर रहे थे 25% पे अब सिर्फ 18% हो गए हैं। मतलब कितने लोन्स दिए जाते हैं ओवरऑल, तो उसमें से सिर्फ 18% अब अनसिक्योर्ड लोन है, जो पहले 25% चला करते थे। और इन सब के पीछे रीजन क्या है? आरबीआई। आरबीआई ने अब डिसअलाउ कर दिया कि आपको ये लोन्स नहीं देने हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ते ही चले जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज की भी अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं, विच इज़ कि वो लोग खर्चे तो कर ले रहे हैं इन एंटिसिपेशन की उनकी इनकम बढ़ने वाली है, सैलरी बढ़ने वाली है, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लिक्विडेटिव ऑफर्स चल रहे हैं अलग अलग ऐप्स में, तो वो लोग अभी खरीदारी खर्चे तो कर ले रहे हैं लेकिन वो पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आरबीआई बीच में इंटरफेयर कर रही है और अब चाहती है कि ये सारे लोन्स ना दिए जाएं, जिससे बैंक्स को कंटिन्यूसली लॉसेस फेस करने पड़े। वाइल पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स अगर देखा जाए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ये बेसिकली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कंटिन्यूसली क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है, लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा 18% जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्रीज को 10% दिए जा रहे हैं लोन्स ओवरऑल लोन में से। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि एग्रीकल्चर को लोन इतना ज़्यादा दिया जा रहा है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है जिसमें गवर्नमेंट अब चाहती है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ खत्म हो। व्हाट आर रीजनल डिस्पैरिटी? जिसमें दो रीजन्स के बीच में बहुत ज़्यादा जब डिफरेंस हो जाता है, रूरल एरिया या अर्बन एरिया ही समझ लीजिए, अर्बन एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, रूरल एरिया बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है। तो आरबीआई अब चाहती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे बैकवर्ड रीजन्स भी ग्रो करें, रीजनल वेरिएशंस कम हो, डिस्पैरिटीज़ जो हो रही हैं वो भी कम हो। तो इस कारण 40% ईयर ऑन ईयर अप्रैल से अगर कंपेयर करें तो मुथूट फाइनेंस हो गया, ये सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन दे रहे हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे रहे हैं। एक और चीज़, अब जो लोन्स आ रहे हैं वो गोल्ड लोन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गोल्ड लोन क्यों दिया जा रहा है इतना? गोल्ड लोन इसलिए इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं क्योंकि गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन है, विच इज़ आप जब गोल्ड रखवाते हैं उसके बदले में आपको लोन दिया जाता है। एक मार्जिन रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट होता है आरबीआई का, जो कहता है कि अगर कोई भी कस्टमर लोन लेने आता है तो उसके लिए एक कोलेटरल उसको रखवाना पड़ेगा बैंक के पास। बैंक उसमें से एक मार्जिन डिडक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख का गोल्ड है,
आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको 20% कट करके रिमेनिंग अमाउंट देना है, तो मतलब इस 10 लाख के गोल्ड पे 2 लाख रुपीज़ एज अ मार्जिन काटी जाएगी और 8 लाख रुपीज़ मेरे को इसके बदले में लोन दिया जाएगा। ये 20% इज बेसिकली कि अगर वैल्यू गिर जाती है गोल्ड की तो बैंक्स को लॉस ना हो, तो 20% एज अ मार्जिन मेंटेन किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है इसमें कि क्रेडिट कार्ड कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके इशुएंस, गोल्ड लोन बढ़ते चले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। अब जैसे इन्फ्लेशन जब भी कंट्री में आता है तो इंटरेस्ट रेट्स हमेशा बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट्स? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है कंटिन्यूसली सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ना, और कोई भी इकोनॉमी ऐसा नहीं चाहेगी कि कंटिन्यूसली उनके गुड्स के सारे प्राइसेस बढ़ते जाएं। तो इस रीज़न से जब भी इन्फ्लेशन होता है तो क्रेडिट कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि मार्केट में कम लोन लिए जाए, और इन लोन को हम कैसे कम कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के। अब एक और चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अब अगर लोन्स देखे जाएँ जो बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, वो हो रहे हैं ऑटो लोन्स, जिसमें 20 लाख एंड अबव की जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, जिसमें 2020 में सिर्फ 2.8 टाइम्स वैल्यू थी जो लोन्स दिए जाते थे ऑटो लोन्स के लिए, दैट इज ऑटो मोबाइल्स के लिए। अब वो बढ़ चुका है 3.2 टाइम्स। इसका मतलब कंज्यूमर्स अब बहुत ज़्यादा प्रीमियम व्हीकल्स पे खर्चा कर रहे हैं। ये सब आपको चीज़ें समझने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन पोटेंशियल कंपनीज के बारे में ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मारुति जैसी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्स की सेल हो रही है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है, उतनी ज़्यादा कंपनीज प्रॉफिट अर्न करेंगी। और Hyundai जैसी कंपनी अब जो बेसिकली आईपीओ लॉन्च करने वाली है, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अब नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हमने टॉपिक शुरू किया था वो था कि अब कंटिन्यूसली सेविंग डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, और अब जो नई जनरेशन है वो बेसिकली इन्वेस्ट कर रही है शेयर मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ। तो ये जो जितना भी फंड इन्वेस्ट हो रहा है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में और कंपनीज में बेसिकली इन्वेस्ट हो रहा है, जो कार कंपनीज है। इन कार की कंपनीज में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं, और आरबीआई कंटिन्यूसली चेंजेस लेकर आते जा रहे हैं सारे बैंक्स के लिए। नाउ आई होप कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा, जिसमें हमने बात करी है मनी इज इमेजिनरी, विच इज इवन दो पब्लिक अगर अपने सेविंग्स डिपॉजिट में पैसे नहीं रखवा रही है, बैंक्स फिर भी लैंड आउट पैसे कर सकते हैं। किस वे से? या तो फिक्स डिपॉजिट का पैसा यूज करके, या तो जो भी पैसा बैंकिंग सिस्टम में रिवॉल्व हो रहा है उन सब पैसों से वो लोन देते हैं, जो एक नया डिपॉजिट बनता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने समझा मनी के बारे में, एंड बैंक्स का रोल, एंड आरबीआई किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर रही है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।